गुड मॉर्निंग, मैं मगन और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक दमदार सेशन, थायराइड ग्रंथि। तो आज हम अंतस्रावी ग्रंथि की ग्रंथि नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, थायराइड ग्रंथि यानी सेकंड ग्रंथि आपको आज मैं समझाने जा रहा हूँ। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये मेरे चैनल का, जैसे आप यूट्यूब पे जाके अगर डालते हो मगन सर, तो ये मेरे चैनल का नाम खुल जाएगा मगन सर के नाम से। मैंने करीब 41 वीडियो अपलोडेड की है, तो काफ़ी अच्छी वीडियो है। ये देखो, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से संबंधित ये हार्मोन है। तो एक बार जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। तो देखते हैं, ये मेरी प्लेलिस्ट है बायोलॉजी कंपटीशन के नाम से। इसमें करीब 30 के समथिंग वीडियो हैं। ये देखो, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है। इधर को देखते हैं, मानव कान, मानव मस्तिष्क। तो ये काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने अपलोड की है और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो एक बार जाके इन वीडियो को देख लेना। तो देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को औटू ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि गले में जहाँ पर श्वास नली और रूट आपस में मिलते हैं उसी के उदर तल पर पाई जाती है। तो ये देखो, ये होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये क्या होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। और ये श्वास नाल के रूप में होती है। और ये जो आपको गुलाबी रंग की दिख रही है, यही क्या होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। अब देखो, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये क्या है? थायराइड ग्रंथि है। ये जो दिख रही है आपको, ये कहते हैं थायराइड ग्रंथि। ये जो आपको दिख रही है ना, ये होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ये एच आकार की होती है। ये कैसे होती है? एच आकार की एक ग्रंथि होती है, ये होती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये ठीक है। तो ये होती है थायराइड ग्रंथि। तो आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, थायराइड ग्रंथि गुलाबी रंग और एच आकार की ग्रंथि होती है और तितली के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि अन्य ग्रंथियों से बड़ी होती है। थायराइड ग्रंथि का भार 25 से 30 ग्राम के बीच होता है। थायराइड ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है थायराइड ग्रंथि। और यह एच आकार की होती है और अन्य ग्रंथियों से बड़ी होती है। अब देखते हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। तो ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित 3 हार्मोन होते हैं, थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे T4 कहते हैं। दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी जिसे T3 कहते हैं। और तीसरा है थायरोक्लिसिटोनिन, ठीक है। तीसरा कौन सा हार्मोन है? थायरोक्लिसिटोनिन, ठीक है। तो अब थायराइड ग्रंथि द्वारा ये स्रावित 3 हार्मोन है। तो अब मैं आपको इसी वीडियो में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित इन तीनों हार्मोन के कार्य बताता हूँ कि कौन से हार्मोन से क्या कार्य होते हैं। और मैं इनके एक एक करके फिर थायराइड ग्रंथि की अधिकता और कमी से रोगों के बारे में बताऊंगा। अब देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन T4 ये क्या हो। यह हार्मोन अमीनो अम्ल टायरोसिन और 65% आयोडीन से मिलकर बनता है। यह हार्मोन क्या होता है? तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन किससे मिलकर बनता है। तो एक तो किससे मिलता है? अमीनो अम्ल टायरोसिन और 65% आयोडीन से मिलकर बनता है। दूसरा 65% आयोडीन से मिलकर बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि थायरोक्सिन या हार्मोन या T4 के कार्य क्या है। यह उपापचय दर की क्रिया की गति का नियमन और कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाते हैं। यह जीवन की गति को बढ़ाता है। अनेक प्राणियों में थायरोक्सिन कायांतर के लिए आवश्यक होता है। तो अनेक जो प्राणी हैं उनमें जो थायरोक्सिन है, ये कायांतर के लिए आवश्यक होता है। ये जीवन की गति को भी, यानी इससे हमारा जीवन क्या होता है, अगर इसका मतलब स्राव सही चलता रहा तो इससे हमारे शरीर में बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर इससे स्राव में कमी या अधिकता होती है तो फिर कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमारे जीवन की गति को भी बढ़ता है। ठीक है। तो दो चीज़ ध्यान रखना, एक तो जीवन की गति को बढ़ाता है, दूसरा कि यह ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं।
हाँ, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, थायरोक्सिन हार्मोन या T4 की कमी या अधिकता से रोग। अब देखो, अल्प श्रावण से होने वाला रोग। अब अल्प श्रावण क्या होता है कि भोजन में यदि आयोडीन की कमी होने पर ही अल्प श्रावण होता है, यानी कि भोजन में यदि आप नमक की कमी रखते हैं तो आपको फिर थायरोक्सिन से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसे क्या होता है, अल्प श्रवण होता है। यानी कि जब भी तो लोग कहते हैं कि आयोडीन युक्त क्या होना चाहिए, नमक होना चाहिए। ठीक है, आप टीवी पे कई बार ऐड देखते होंगे तो उसमें आता होगा कि आयोडीन नमक होना चाहिए, यानी कि आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। तो भोजन में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। अब देखते हैं पहला रोग, जड़वे मानता रोग। ठीक है, जड़वे मानता रोग। तो जड़वे मानता यानी सिरिटिनिज्म योग, यह रोग शिशुओं अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन्स के अल्प स्रावन के कारण होता है। यानी जो शिशु होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा होता है और ये अल्प स्रावन से होता है। इसमें बच्चे बौने रह जाते हैं और ऐसे बच्चों का सिर बड़ा, त्वचा मोटी व बाहर निकली होती है। इनके जननांग अल्प विकसित होते हैं। तो यानी कि जिनमें जड़ोमंता रोग हो जाता है शिशु अवस्था में, उनमें ये लक्षण दिखाते हैं। एक तो बच्चे बौने रह जाते हैं, दूसरा बच्चों का सिर बड़ा, त्वचा मोटी व बाहर निकली होती है और इनके जननांग भी क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों का क्या होता है, सिर बड़ा होता है, ठीक है, और त्वचा मोटी होती है और बाहर निकली होती है। तो उनमें यही रोग होता है। कौन सा, जड़ोमानता रोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ठीक है, क्रिटिनिज्म। और यह शिशु अवस्था में ज़्यादा होता है। यह रोग क्या होता है, शिशु अवस्था में ज़्यादा होता है। अब देखते हैं दूसरा रोग आ गया है मिक्सीडिम्मा रोग। ठीक है, मिक्सीडिम्मा यानी मिक्सीडिम्मा रोग, यह रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्रावन से होता है। वयस्कों में, ये किस में होता है, वयस्कों में, यानी 18 साल से जो अधिक होते हैं उनमें। और इसमें त्वचा के नीचे श्लेष्म म्यूकस के जमाव से एक मोटा स्तर बन जाता है। इससे शरीर फूला सा दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, यह रोग किस में होता है, यह रोग अधिकतर होता है वयस्कों में। ठीक है, आगे देखते हैं कि अतः बाल झड़ना, त्वचा का पीलापन एवं खुरदरापन, आवाज़ धीमी व भारी, ठंड सहन करने की क्षमता का घटना, जनन क्षमता की कमी आदि दिखाई देने लगते हैं। तो इससे क्या क्या हो जाता है, इससे एक तो क्या होता है, बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है, त्वचा का पीलापन हो जाता है, खुरदरापन हो जाता है, आवाज़ धीमी व भारी हो जाती है। ठीक है, ठंड सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है और जनन क्षमता की कमी आ जाती है। तो ये रोग होने पर ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और ये जो रोग होता है ये अधिकतर किस में होता है, वयस्कों में होता है। ये ध्यान रखना कि ये रोग किस में होता है, वयस्कों में अधिकतर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान का, मिक्सीडिमा रोग वयस्कों में। अब आता है तीसरा रोग, सामान्य गेंगा या गलगन रोग, जिसे सिंपल गोएटर भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि के बड़ी होकर फूलने को ही गेंगा रोग कहते हैं। यानी कि थायराइड ग्रंथि की बड़ी होकर फूलने को ही क्या कहते हैं, गेंगा रोग। इससे गर्दन भी फूलकर मोटी कोलर जैसी दिखाई देने लगती है। इससे क्या होती है, जो हमारी गर्दन होती है वो भी थोड़ी फूली हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और कोलर जैसी दिखाई देने लगती है। तो ये ध्यान रखना थायराइड ग्रंथि के। तो इसमें क्या होता है, एक तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है, बड़ी होकर फूलने लगती है, इसे गेंगा रोग कहते हैं। और इसमें क्या होती है, गर्दन थोड़ी फूली सी दिखाई देने लगती है, जिससे कोलर जैसी दिखाई देने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये गेंगा रोग होता है और ये अधिकता आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो हमें नमक में क्या होना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। तभी तो कई कंपनी वाले या ऐड जब भी देते हैं तो वो बोलते हैं कि आयोडीन युक्त नमक है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, कभी कभी यह रोग किसी क्षेत्र विशेष में जल व मिट्टी में आयोडीन की कमी के कारण अधिकांश जनता में हो जाता है। तब उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गेंगा क्षेत्र यानी गोएटर बेल्ट कहते हैं। यानी कभी कभी यह रोग क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में फैल जाता है, पूरे क्षेत्र विशेष में। और वो किसके कारण फैलता है, या तो जल में या फिर मिट्टी में आयोडीन की कमी के कारण फैलता है। या मान लो किसी क्षेत्र विशेष में अगर जल है और उसमें आयोडीन नहीं है, ठीक है, आयोडीन की कमी है, तो उस पूरे क्षेत्र विशेष में ये रोग फैल जाता है। और उस क्षेत्र विशेष को क्या कहते हैं, गेंगा क्षेत्र कहते हैं, यानी गोएटर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी मिट्टी में अगर आयोडीन की कमी है तो उसके है। तो ध्यान का, मिट्टी में भी आयोडीन होता है। जैसे आप कई बार देखते हैं कि मिट्टी में क्या होता है, खारवास सा जमने लगता है सफ़ेद सफ़ेद, तो वो क्या होता है, आयोडीन। अब देखते हैं चौथा रोग आ गया है, हाशिया मीठों का रोग। ठीक है, ये क्या है कि शरीर में जब थायरोक्सिन हार्मोन की अत्यधिक कमी हो जाती है, इस रोग में थायराइड ग्रंथि का स्राव कम हो जाता है। तो इस रोग में क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है उसका क्या होता है, स्राव कम हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का क्या हो जाता है, स्राव कम हो जाता है। तो ध्यान रखना कि हाशियोमीटर रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का स्राव कम हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का क्या हो जाएगा, स्राव कम हो जाएगा। दूसरा, थायरोक्सिन की अत्यधिक कमी के कारण ही होता है ये रोग। ठीक है, तो हाशियोमीटो का रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, हाशियोमीटो का रोग होता है।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। यह आपके लिए एक मोटिवेशनल क्योट लेके आया हूँ। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो यदि आप पूरी मेहनत से अपने टारगेट के लिए अगर लक्ष्य कर लो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि आप हर हालत में उस टारगेट को अचीव करने, यदि अगर आप किसी मेहनत कर रहे हैं अच्छी से किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए, तो आपके पूरे परिवार वाले, रिश्तेदार सभी आपके लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है वो कैसे भी उस टारगेट में सफल हो जाए, यानी कि एग्ज़ाम पास कर ले, क्वालिफाई कर ले। ठीक है, तो यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तभी आप लोगों की नज़र में जाओगे। स्राव को बढ़ाने के लिए दी गई औषधियाँ शरीर में एंटीजन का काम करने लगती है तथा इनको नष्ट करने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती है। यह थायराइड को नष्ट कर देती है। इससे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। हमें प्रतिदिन 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें प्रतिदिन कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन 100 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आयोडीन लगभग काफ़ी चीज़ों में होता है। जैसे जल में हम जल पीते हैं तो उससे भी हमें आयोडीन प्राप्त होता है। हम भोजन खाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, उसमें हमें आयोडीन प्राप्त होता है। सब्जी खाते हैं तो उससे भी हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो इस तरह हम प्रतिदिन कितना आयोडीन प्राप्त कर लेते हैं, 100 से 200 ग्राम आयोडीन प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। अब देखते हैं अगला, थायरोक्सिन हार्मोन या T4 के अति स्रावण से होने वाले रोग। यानी कि अति स्रावण यानी ज़्यादा जब स्रावित हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, तो इससे क्या रोग होते हैं। थायराइड हार्मोन से अधिक स्राव के उपापचय क्रियाओं की गति को तेज हो जाती है, जिससे रुधिर दाब, हृदय स्पंदन दर, ग्लूकोज का अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत आदि बढ़ जाती है। जब अत्यधिक यानी ज़्यादा स्रावित होने लग जाएगा तो रुधिर दाब बढ़ जाएगा, हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी, ग्लूकोज का अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत आदि बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना, जब थायरोक्सिन अत्यधिक स्रावित होता है तो ये सब कार्य होने लग जाते हैं। तो अब थायरोक्सिन हार्मोन की अति स्रावण के कारण होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे। तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं जिसके कारण क्या होता है, घबराहट, यानी अत्यधिक स्रावित होने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में घबराहट, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आंखें बाहर निकली हुई होती है, पसीना भी अधिक आता है, हाथ पैरों में कपकपाहट होती है। तो ये सभी कारण क्या होते हैं, लक्षण, ये थायरोक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्रावण के कारण होते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब देखते हैं इसकी अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है। पहला होता है गेंगा रोग, एक्सोपोटेमिक गोएटर। इस रोग में नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म संचित हो जाने के कारण वे बाहर की ओर उभर आते हैं। तो क्या होते हैं, जो नेत्र गोलक हैं उनमें श्लेष्म संचित होने के कारण वे बाहर की ओर उभर आते हैं। तो ये इस रोग के लक्षण होते हैं, गेंगा रोग के। ठीक है, तो ये गेंगा रोग के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है। जब ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित हो जाता है तो इसके कारण ये रोग हो जाता है। दूसरा रोग होता है ग्रेव का रोग। ठीक है, इस रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होएगा तो इसमें क्या होगी, थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और इस रोग को कहते हैं ग्रेव का रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इस रोग को क्या कहते हैं, ग्रेव का रोग, ध्यान रखना। और ये थायरोक्सिन हार्मोन के अत्यधिक, तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शनली पूछ लिया जाएगा कि थायरोक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्रावन के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाएगा गेंगा, ग्रेव का और ये प्लूमर रोग, और एक दे दिया जाएगा अति स्रावन के कारण, वो अल्प स्रावन के कारण। तो आप इस तरह से देखना। अब आता है प्लूमर रोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रोग में थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बनने लग जाती है। तो इस रोग में जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में, इसमें क्या होता है, जगह जगह क्या होती है, गांठें बनने लग जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना, जगह जगह क्या होती है, गांठें बनने लग जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि जगह जगह गांठें बनने लग जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं, प्लूमर रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लूमर रोग कहते हैं। अब आते हैं दूसरा जो हार्मोन था थायराइड ग्रंथि से स्रावित हो रहने वाला हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन यानी T3। इसमें आयोडीन के 3 परमाणु होते हैं। इसके कार्य तथा रोग आदि भी थायरोक्सिन की भांति ही होते हैं। जो थायरोक्सिन हार्मोन था उसी की भांति इनके रोग होते हैं, जैसे ग्रेव का रोग, गोइटर रोग, ठीक है, गेंगा रोग, प्लूमर रोग, तो ये भी इसी की भांति होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो पहली आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, गले में स्थित होती है। इसका आकार कैसा होता है, एच आकार होता है, और ये कौन से रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना। इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, T4, T3 और एक होता है ट्राई कैलिसोटिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखते हैं तीसरा हार्मोन, थायरोकैलिसोटिन टोनिन। ठीक है, थायरोकैलिसोटिनोनिन हार्मोन क्या होता है, यह स्ट्रोमा से संश्लेषित होने वाला आयोडीन रहित हार्मोन है।
यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस हार्मोन का क्या कार्य है कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा हड्डियों के निर्माण को भी प्रेरित करता है। दूसरा कार्य क्या होता है, हड्डियों के निर्माण को भी प्रेरित करता है। तो इसके दो कार्य हो गए, एक तो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना है, दूसरा इसका कार्य होगा हड्डियों के निर्माण को भी प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये इसके दो कार्य हो गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैराथायराइड ग्रंथि यानी कि अंतस्रावी ग्रंथियों की तीसरे नंबर की ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। तो दमदार सेशन के साथ मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टेक केयर। सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ पैराथायराइड ग्रंथि। विश यू ऑल द बेस्ट।